नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन इस देश के वो कवि जिन्होंने इंदिरा से लेकर तमाम बड़े सत्ताधीशों तक अपनी बात बेधड़क की और सत्ता जब जब लड़खड़ाई, बाबा नागार्जुन ने अपने साहित्य से उसे संभाला। रामधारी सिंह दिनकर इस देश के राष्ट्र कवि। एक किस्सा बड़ा याद आता है, जब नेहरू अपने आवास स्थान पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब उनके कदम लड़खड़ाए। रामधारी सिंह दिनकर वहीं बगल में खड़े थे। उन्होंने लपक कर नेहरू को संभाला। नेहरू ने बोला कि धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। रामधारी सिंह दिनकर ने तपाक से कहा कि साहब, जब जब इस देश की सत्ता लड़खड़ाई है, उसको संभालने का काम साहित्य ने ही किया है। बाबा नागार्जुन का आज जिक्र क्यों कर रहा हूं और किस कविता के साथ आज की खबर की शुरुआत और क्यों की उनकी कविता का जिक्र, सब बताऊंगा आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले उनकी कविता के कुछ खंड सुनिए, कुछ पंक्तियां सुनिए। काले काली काली करतूत, काले काले परिवेश, काली काली महंगाई, काले काले अध्यादेश। बाबा नागार्जुन की ये बात आज के दौर में भी प्रमाणिक सिद्ध होती है। काले काले अध्यादेश, इन काले अध्यादेशों के लिए इस देश के 700 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि संसद में जो कृषि कानून बिल आया है वो उनके हित का नहीं है। सरकार कहती रही कि ये आपके हित का है, किसान कहते रहे कि हम अपना हित जानते हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष का कहना है कि एक और काला अध्यादेश आ गया। वो काला अध्यादेश पोस्ट ऑफिस बिल के रूप में आया है। पोस्ट ऑफिस बिल गोपनीयता के तमाम संदेहों के बीच में लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से पेश करा लिया गया। इसी को कहते हैं नंबरों का खेल, कि विपक्ष, जिसको हर सत्ता पक्ष कहता है कि आपकी भी अहम भूमिका है लोकतंत्र में, जब वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संसद में संघर्ष करता है, तो सत्ता पक्ष नंबर की हनक दिखाकर उसकी बातों को सिर्फ रिकॉर्ड करने मात्र लायक ही छोड़ देता है। संसद की चर्चा में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसा ही हुआ आज भी पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर भी। आप दर्शकों, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, उसका हाल देखिए। वहां कभी जय श्री राम के नारे लगते हैं, या कभी कल मोदी सरकार तीसरी बार के नारे लगते हैं। श्री राम इस देश की संस्कृति है, इस देश के संस्कार हैं, इस देश को जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, इस देश के आराध्य हैं, इस देश के पूज्य हैं। इस देश के लिए राम वो लिखित या अध्याय है जो कभी मिटेगा नहीं, अतुलनीय अध्याय है। लेकिन क्या राम की सभा में इस तरह के नारे लगते तो वह बर्दाश्त करते? जिन रावण को वो हरा कर आए, उनके लिए भी राम ने कभी हीन भावना, द्वेष भावना नहीं रखी। उनके भाई विभीषण को बराबर का सम्मान दिया। जब जंग जीते, लंका पर विजय पाई, तो विभीषण को पूरा राजपाट सौंप दिया। जब मंदोदरी पूरा रक्तपात होने के बाद राम से मिलने आई, तो राम ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उनसे हुए रक्तपात, जो युद्ध में रक्तपात हुआ, उससे क्षमा मांगी। क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। संसद हाईजैक हो गई है। संसद में एक पार्टी का नंबर संसद की मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, सब पर
हावी हो गई है। संसद कुल मिलाकर एक तरीके का पब्लिक रिलेशन इवेंट मंच बनकर रह गया है, जहां पर एक खास दल शपथ लेते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है, तो वहीं एक शेरवानी पहना व्यक्ति अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है बिल्कुल। लेकिन ये हो रहा है और निरंतर हो रहा है। लेकिन बात पोस्ट ऑफिस बिल की। पोस्ट ऑफिस बिल में क्या कहा गया है कि अगर सरकार को किसी के खत, किसी के पैकेट, किसी के कंसाइनमेंट पर शक हुआ तो वह उसे रोक सकती है, खोल सकती है, पढ़ सकती है, नष्ट कर सकती है। पोस्ट ऑफिस जो इस देश की भावना है, अभी है। जब गांव में डाकिया आता था तो उसके झोले में डाक पत्र या मनी ऑर्डर नहीं होता था, उसमें भावनाएं होती थी। किसी पिता ने अपने पुत्र को खत लिख भेजा गांव से कि तुम बेटा कैसे हो, मां बूढ़ी हो रही है। उस पुत्र ने अपने पिता को जवाब देने वाला खत वापस भेजा। वो खत डाकिया के झोले में होता था। एक पुत्र शहर में कमा रहा है, वहां से वो मनी ऑर्डर भेजता था। बेटे की कमाई की खुशी डाकिया के झोले में होती थी। अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर एक पति शहर चला गया कमाने के लिए। उसके वियोग में, प्रेम में लिखा पत्र उस डाकिया के झोले में होता था। खुशियां होती थी उस डाकिया के झोले में, और कई बार गम की खबरें भी होती थी। यानी कुल मिलाकर वह डाकिया नहीं था, वह एक पुल के रूप में था। वह पोस्ट ऑफिस उस पुल के रूप में था जो कई परिवारों की भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम था, साधन था। सरकारें सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वह मुनाफा कमाएं, सरकारें विश्वास दिलाने के लिए भी होती है कि हम आपके साथ हैं। देश में तमाम निजी कुरियर कंपनियां खुल गईं, लेकिन आज भी कश्मीर के सुदूर में बैठे किसी व्यक्ति को दिल्ली में कुछ भेजना है तो वो पोस्ट ऑफिस ही जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये विश्वास पात्र जगह है और सस्ती भी है। लेकिन इस बिल के तहत सरकार क्या करना चाह रही है, ये हम नहीं, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहेल ने राज्यसभा में क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए ये बाइट आप लोग। मोशन मुफ्त। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। आई हैव टू इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर्स दैट द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इन इट्स मीटिंग held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24, and second, demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers.
माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी 15 मिनट। जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज़ के ज़रिए, किसी झंडे के ज़रिए, पंछियों के ज़रिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया, वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आज़ादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए, वो सोच थी। और उसी सोच के चलते आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया।
डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि ये यूपीसी से गई हुई डाक है, मीन्स इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया, यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विसेज इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आप लोगों ने सुना शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा। ये वाकई कहीं ना कहीं शक तो है। क्या जब आप निजी कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो वो भले ही आपको मुनाफा दे देगा, लेकिन क्या वो कच्छ के किसी सुदूर गांव में जाएगा पोस्ट डालने? नहीं जाएगा। ये सरकारों को समझने की आवश्यकता है। सरकार का मतलब सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पीएमओ नहीं होता। सरकार एक भावना है, एक एहसास है, जो कन्याकुमारी के गांव में बैठे व्यक्ति से लेकर कश्मीर के गांव में बैठे व्यक्ति तक होती है कि हमारे अगल बगल सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी उपक्रम हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक वेलफेयर स्टेट, भारत जैसा वेलफेयर स्टेट, वहां सरकार के मायने सिर्फ मुनाफा कमाना भर नहीं है। वहां सरकार के मायने हैं जनता को राहत पहुंचाना। हर एक सार्वजनिक उपक्रम सरकार को सिर्फ फायदा नहीं दे सकता। कुछ सार्वजनिक उपक्रम सरकार होने का एहसास देता है, और पोस्ट ऑफिस उन्हीं एक उपक्रमों में से एक है। आपका क्या सोचना है पोस्ट ऑफिस बिल पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।